नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। आज विशेष में चुनावी हलचलों के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ तो दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के साथ उत्तराखंड और गोवा में मताधिकार का प्रयोग। इन चुनावों के दौरान एक से बढ़कर एक लुभावन वादों और राजनीतिक दलों की असल इरादों की असलियत भी समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विडंबना ये है कि लोकतंत्र के ये जश्न सियासत का कारोबार बनकर रह गया है। आज विशेष कार्यक्रम में वोटों का व्यापार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहले दौर में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रतिष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व यहां दांव पर लगा रहा। इसके बावजूद कुछ जगह ईवीएम की गड़बड़ी और छिटपुट झड़पों की खबरों के बीच मतदान लगभग शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण के मतदान में प्रदेश के योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्री मैदान में रहे। एक नजर डालते हैं इन सीटों पर मतदान के माहौल को लेकर। मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा और आगरा समेत किसान आंदोलन के केंद्र रहे जिलों में सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। पहले चरण में कुल 63 प्रत्याशियों में से बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने 58 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तो आरएलडी के 29 और समाजवादी पार्टी के 28 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी इसी दौर में आने वाली सीटों से मैदान में हैं। सुबह से मॉर्निंग से ही कोई मतदान नहीं हो पा रहा है। बार बार मशीन खराब होने के कारण सारी लेडीज ये जा रही है, कोई वापस जा रही है। 3-3.5 घंटे के समथिंग बन रही है। वोट काट रखी मेरा दिखा रखा आपको। हाँ जी। किसने नंबर तो घोषित कर रखा नंबर डराना मान लो या धमकाना, डराना तो उन्होंने ऐसी तो कोई धमकी नहीं दी, भाई कोई गाली दी थी, छोटा हम बोलते नहीं। बस आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर वाला भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा और वोट तुम्हें लड़के पे देनी, और उन्हें समझा दी। डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने पोलिंग बूथ्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, कंट्रोल रूम पे आई है। सभी जगह मॉक पोल कंप्लीट होके पोलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। कहीं रैंडम, कहीं कहीं बूथ्स पे ईवीएम मशीन की कंप्लेंट आ रही है, जहां पे हम लोग अपनी टीम्स भिजवा कर मशीन्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या जो भी उनका मैटर है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान शामली में हुआ, जहां चुनावी बुखार की वजह से 2 गुटों के बीच झड़पों की भी खबर आई। यहां सपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी जैसे ही वोट डालने पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में खासी झड़प हुई। बहरहाल प्रशासन ने पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं शामली जिले के ही कैराना में समाजवादी पार्टी ने कुछ बूथों पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। वोटिंग शुरू होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कई केंद्रों में अनियमितता, मतदाताओं को डराने धमकाने, ईवीएम खराब होने और मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से मतदान करने से रोकने की शिकायत की। वहीं बूथ में तो टॉर्च की रोशनी में मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम तलाशते दिखाई दिए। यहीं खुर्जा सीट के एक मतदान केंद्र में तो ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से 3 घंटे बाद मतदान शुरू हो पाया, तो शामली में भी यही शिकायत पाई गई। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। जी, मुकाबला है और हमने मजबूती से अपना पक्ष जनता के बीच में रखा है अब, और चुनाव में अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। इस चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लग गई है। कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के बेटी मृगांका सिंह दोबारा मैदान में हैं, तो गठबंधन ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा है।
पिछली बार भी नाहिद हसन ने मृगांका को भारी मतों से हराया था। वहीं हिंदुओं के पलायन की खबर के बाद कैराना सुर्खियों में आया था। नोएडा से कांग्रेस ने पंखुरी पाठक को मैदान में उतारा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और यहां से विधायक पंकज सिंह दोबारा मैदान में हैं। नहीं, एक भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा का हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसको हम सब लोग हासिल करेंगे। वहीं थाना भवन से 2 बार से विधायक रहे सुरेश राणा तीसरी बार भी किस्मत आजमा रहे हैं, तो सरधना से संगीत सोम ताकत आजमा रहे हैं। कार्यकर्ता सरधना सीट 50,000 प्लस सीटों से 1000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। नहीं, थाना भवन में भारी उत्साह है और विकास को लेकर के लोगों में बहुत जोश है, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत जोश है, विशेषकर महिलाओं में बहुत उत्साह है और मैं कह सकता हूँ कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। वहीं राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे जाटव लगा लिया है। उन्हें बीजेपी ने पार्टी के दलित महिला चेहरे के तौर पर उतारा है। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में मोदी जी इतने विकास के कार्य किए उन्होंने बिना जाति धर्म के आधार पर। बस मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा आएगा और मैं तो एक अपील और करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। पिछली बार विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुए थे। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ के पुराने सभी राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए थे और जो नए समीकरण बने उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। जाटलैंड में पहली बार कमल खिला था। इन 58 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें गई थी, तो कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर कब्जा कर पाई थी। एक आकलन के मुताबिक उस चुनाव में बीजेपी को कम से कम 40% जाटव और 17% गैर जाटव यानी कि खटीक, पासी, वाल्मीकि वोट मिले थे, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल से 7% जाट वोट मिले थे। लेकिन मुजफ्फरनगर के सहयोग या प्रयोग के बाद बीजेपी प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही और 2012 में पार्टी का वोट शेयर 15% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड की वजह से सियासी समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लखीमपुर मामले के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का भी असर चुनावी सियासत पर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे किसान आंदोलन के गढ़ रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर मतदान के दौरान स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में नजर आई। ध्रुवीकरण की वजह से किसी अप्रिय घटना की आशंका गलत साबित हुई। इस बार लगभग 61% मतदान हुआ, यानी मतदाताओं ने लोकतंत्र का पहला इम्तिहान 61% नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। वहीं जाति और धर्म के आधार पर उनमें फूट डालने की सियासत भी फेल होती दिखी, जो कि एक अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि मतदान पिछली बार के मतदान के हिसाब से कम हुआ, कुछ प्रतिशत कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं के उत्साह ने इस बात की ताकीद एक बार फिर से की कि लोकतंत्र में विश्वास आम जनता का आज भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान को ही राजनीतिक दलों का असली इम्तिहान माना जा रहा है। पहले चरण में करीब 61% मतदान हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले 3% कम माना गया। ऐसे में इसे किस तरह से समझना है ज़रूरी है, ये देखना होगा। यह सत्ता विरोधी लहर का असर है या फिर मतदाताओं की चोट है। विपक्ष के मंसूबों के खिलाफ एक तरह से मतदाता आगे बढ़ रहे हैं या पक्ष की जो राजनीति है उससे खुश नहीं है। ये दोनों ही समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के हिसाब से कम मतदान के मायने निकालते हैं। साथ ही यहाँ कई सीटों पर कांटे का मुकाबला भी नजर आया, तो कई जगह भारी उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स पर रोक लगा दी। इसकी वजह से
कहाँ क्या कुछ होता रहा ये देखना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि जाति और धर्म का सियासी गणित मतदान पर कितना हावी रहा। तो रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, मंदी, महामारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी मुद्दों को मतदाताओं ने आखिर कितनी तरजीह दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान को सभी राजनीतिक दल अपने अपने फायदे में देख रहे हैं। कासगंज में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान को लेकर खासे खुश नजर आए। उन्होंने भी कहा कि मतदाताओं को बांटने की कोशिश नाकाम हो गई। पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। सही बात भी यही है कि बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को यहाँ धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कम कोशिश नहीं की थी। लेकिन लगभग शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग से जाहिर है कि मतदाताओं ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से किया। वहीं समाजवादी पार्टी शांतिपूर्ण मतदान को अपने फायदे में देख रही है। 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है, लोग अब इंतजार नहीं कर रहे हैं 10 मार्च का। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है और हर चरण में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। दावे भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन के गढ़ रहे इस क्षेत्र में मतदाताओं को बांटने की सियासी कोशिश क्या वाकई नाकाम हुई है। इन सीटों पर जाट और मुस्लिम मतदाता खासे असरदार माने जाते हैं। मुसलमानों की बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार के लिए एक तरफा वोटिंग की बात कही जा रही है। ऐसे में यहाँ जाट वोटों में बंटवारा की लड़ाई ही असली चाबी है। इसलिए 2012 के मुजफ्फरनगर के दंगों की याद कराने में कभी कसर नहीं छोड़ी गई। इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहनों। पहले चरण के चुनाव के बावजूद अगर दंगों के जख्मों को याद कर रहे हैं तो इसके राजनीतिक मायने ये भी हैं कि बीजेपी को लगता है कि जाट मतदाताओं ने उनके पक्ष में वोट किया है। वहीं किसान नेताओं का दावा कुछ और है। भाई कोको इनकी वोट लेकर चली गई, बीजेपी वालों की वोट लेगी कोको, ठीक है। और उसका पता चलेगा 10 तारीख में कितनी लेकर गई। और भाई कोको पे गई हुई वोट वापसी नहीं आती। सारे वोट कोको ले गई। कोको एक छोटी सी फुर्तीली चिड़िया को कहा जाता है। बच्चों से कोई सामान छिपाने के लिए कहा जाता है कि कोको ले गई। कोको से ज्यादा राकेश टिकैत की खुशी से जाहिर है कि जाट मतदाताओं ने एकजुट होकर वोट दिया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी खुलकर बीजेपी को हराने के लिए प्रचार किया था। अगर 11 जिलों की इन 58 सीटों को लेकर एक मोटा सा विश्लेषण किया जाए तो मालूम होता है कि मतदाताओं ने इस बार काफी हद तक मुद्दों पर मत डाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। हमारे बुलेट रिपोर्टरों ने जो वहां घूम घूम कर सियासी माहौल का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उन इलाकों पर जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया था। सबसे ज्यादा उत्तेजना शामली में देखी गई थी। यहां 21 मतदान केंद्रों पर तो 80% से ज्यादा मतदान हुआ। तनाव का आलम ये रहा कि कुछ जगह पर आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई और झड़पें भी हुई।
शामली जिले में 3 सीटें हैं। यहाँ तीनों सीटों पर कशमकश बताई जा रही है। इन तीनों सीटों में शामली सदर, कैराना और थाना भवन है। थाना भवन से बीजेपी विधायक सुरेश राणा को गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। कैराना को छोड़कर दोनों सीटों पर बीजेपी काबिज थी। कैराना 2022 में हिंदुओं के पलायन की खबरों को लेकर सुर्खियों में आया था। यहाँ मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी दौरे कर मतदाताओं की याददाश्त पलायन को लेकर ताजा करने की पूरी कोशिश की थी। आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। सपा गठबंधन इस बात से बेहद खुश है कि सियासी कोशिशों के बावजूद कैराना कश्मीर नहीं बन पाया। यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हुसैन दोबारा मैदान में हैं। नाहिद फिलहाल जेल में बंद हैं। इससे उन्हें सहानुभूति मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। तनाव इस कदर रहा कि ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे। खबरों के मुताबिक नाहिद की बहन इकरा हसन ने एक बिना नंबर की गाड़ी की पड़ताल कराई तो उसमें ईवीएम पाई गई। चुनाव अधिकारियों ने इन्हें रिजर्व ईवीएम बताया, लेकिन पीएम मोदी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। जो गौर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में सभी 6 सीटें बीजेपी के पास थी। यहाँ करीब 67% वोटिंग हुई। मुजफ्फरनगर इसलिए अहम है क्योंकि 2012 में यहाँ हुए दंगों ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमान एकता खत्म कर दी थी और इन दरारों का असर 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में देखने को मिला था। यहाँ भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इन चुनावों में मोटे तौर पर जाट मुस्लिम एकता नजर आई। शहर की सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर किसान आंदोलन का खासा असर नजर आया। हालांकि एक जगह बीजेपी प्रत्याशी पर एक युवक की पिटाई का वीडियो खासा वायरल हुआ। इसी तरह बागपत की तीनों सीटें बीजेपी के पास थी। बहरहाल जहां कैराना में बीजेपी के विरोध पर सहानुभूति का फायदा देखा गया, तो वहीं छपरौली में बीजेपी विधायक पर प्रचार करते समय पथराव से आरएलडी को नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह पर जाट वोटों में बंटवारा हुआ। वहीं दलित वोट भी हर जगह बीएसपी को नहीं मिले। कुछ जगह पर बीजेपी के साथ गए तो कुछ जगह गठबंधन के पास गए। बीजेपी इसे अपने पक्ष में मान रही है। हम काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरा का पूरा, और ध्रुवीकरण ना होना साहब, तो अखिलेश यादव को मुसलमान वोट के ऊपर तो राजनीति कर रहा है। एक वोट हाथ तो नहीं लगा उसके, वो तो उनका काम ही हुई है। हमारा काम तो काम के आधार पर वोट मांग रहे। फिर भी अखिलेश ने नहीं कभी काम के आधार पर वोट मांगी, ना काम के आधार पर उसे वोट मिल सकती गठबंधन को। ये नेता दिल्ली और लखनऊ में भाई जमीन पे नहीं है, यहाँ तो काम के आधार पर वोट मांग रहे। हम बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। मैं तो खुद कहता हूँ कि कुछ मुसलमान इस बार हमें वोट देगा, देख लेना आप। तो कई जगह सभी पार्टियों पर बागियों का असर देखा गया। कहीं पार्टी के नेता ही अपने उम्मीदवार को हराने में जुटे, तो कहीं बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने पर बगावत हुई। तो दिलचस्प बात यह है कि कहीं कहीं आजाद उम्मीदवारों की वजह से जीतने वाले उम्मीदवार की उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। संभव शर्मा के साथ शाहरुख शाह की रिपोर्ट, एपीएन। कम मतदान को कुछ राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं, तो कुछ जानकार सत्तारूढ़ दल खासकर इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि कम वोटिंग से ये संकेत मिलता है कि मतदाता सरकार से संतुष्ट है और उसे बदलाव की चाह नहीं है। बीजेपी अपने वोटर को साइलेंट वोटर बता रही है, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि ये क्षेत्र किसान आंदोलन का केंद्र रहा, तो ध्रुवीकरण की राजनीति की प्रयोगशाला भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी से ही बीजेपी को सबसे ज़्यादा समर्थन पिछले चुनाव में हासिल हुआ था। ये क्षेत्र बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच पहले दौर के युद्ध का मैदान समझा जा रहा था और आज भी कुछ यही हालात हैं। कहते भी हैं कि जिसको जहां से बढ़त मिली, लखनऊ में सरकार उसी की बनी है। ऐसे में सबकी नज़र यहाँ हो रहे राजनीतिक प्रयोग पर ज़रूर है। आज हम बात कर रहे हैं वोटों के व्यापार पर, और व्यापारी हैं हमारे राजनीतिक दल। उत्तर प्रदेश का दूसरे चरण का मतदान भी लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ रुहेलखंड की सीटें भी शामिल रहीं। ख़ास बात यह है कि इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी काबिज है, जबकि इनमें से ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफ़ी है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। ये समझना ज़रूरी है कि क्या बीजेपी इस क्षेत्र में दोबारा जीत का परचम लहरा पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए पृष्ठभूमि क्या है, चुनौतियां क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। दूसरे चरण के चुनाव अगर अखिलेश की अग्नि परीक्षा है तो बीजेपी की रणनीति का इम्तिहान भी है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार 4 अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में हैं। इन 55 सीटों पर सपा गठबंधन के 18, बसपा के 23, कांग्रेस के 21 और ओवैसी की पार्टी के 15 मुस्लिम उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से बीजेपी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियों ने यहां मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटों में यहां बंटवारा हुआ या नहीं। आमतौर पर ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवारों को एक मुश्त वोट देते हैं, लेकिन कई पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होने से कुछ हद तक बंटवारा होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं हिजाब को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद हिंदू ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश की गई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। बरेली में हुई रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माफिया के बहाने बीजेपी के मुस्लिम विरोधी इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल भेजने का काम योगी सरकार ने किया। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, कहां है? वहीं रामपुर की रैली में अखिलेश यादव आजम खां पर फर्जी मुकदमे लादने और लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर भी हमलावर दिखाई दिए। जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से? कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। सपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया। दोनों ही चुनावों में इन 55 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले गठबंधन की सियासत को लाभ मिला था, लेकिन इस बार बीएसपी और कांग्रेस दोनों अकेले चुनावी मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस दौर में खासी बढ़त मिलने की उम्मीद है। वोटों का समीकरण समझते हुए ही जयंत चौधरी ने सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी के लिए नुक्कड़ सभा करते हुए भाईचारे की सियासत का दावा किया। योगी जी का राम मंदिर, जिन्ना, औरंगजेब, ये मुद्दे गर्म रह गए। भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव है।
और उसी तरह से आपको फैसला लेना है और उसी भाईचारे को बनाने के लिए हमने गठबंधन किया। दरअसल यहाँ जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, तो सैनी, मौर्य और दलित वोटर किंगमेकर की भूमिका में हैं। और ये सपा का पुराना गढ़ भी है। पिछड़े वर्ग के नेताओं के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का भी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये बात गौर करने लायक है कि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद मोदी लहर का जादू इस इलाके में नहीं चला था। इस इलाके की 11 सीटों में से 7 सीटें सपा बीएसपी गठबंधन को मिली थी। कुल मिलाकर इस चरण में जाट, मुस्लिम और दलित एकजुटता का फॉर्मूला कामयाब नजर आया था। इस दौर में आजम खान, धर्म सिंह सैनी और योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मपाल सिंह की किस्मत दांव पर लगी है। दिलचस्प बात यह है कि AIMIM भी इस दौर में अपने उम्मीदवार उतारकर यूपी की सियासत में आगाज करने का ख्वाब देख रही है। इसलिए प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलने की बात ने खासा तूल पकड़ लिया। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। कि मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है। और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी गोली चलने पर खासे उत्तेजित नजर आए तो अमित शाह ने तो उनसे सुरक्षा लेने की प्रार्थना तक की। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। लेकिन ये भी सच है कि यूपी के मुसलमान मजहबी सियासतदानों को हमेशा से नकारते रहे हैं। वहीं हिंदू मतदाताओं की तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है। विश्लेषण से मालूम हुआ है कि अमित शाह ने जहां जहां प्रचार किया है वहां वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कलयुग की कौटिल्य के लिए भी इस बार अग्नि परीक्षा है। बूथ प्रबंधन में माहिर माने जाते अमित शाह कितनी बड़ी तादाद में अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचा सके हैं, ये चुनाव नतीजों में ही साफ हो पाएगा। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN। तो सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में बीजेपी ने पिछले चुनाव में सेंध लगा दी थी। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी की जीत को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर देखा गया और ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को सपोर्ट किया। लेकिन 2 साल बाद ही 2019 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को बहुत कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम वोटों के बंटवारे से ही उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन पहले चरण के चुनाव ने जहां किसान आंदोलन से जाट मुस्लिम एकता का संदेश दे दिया है, वहीं देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि ध्रुवीकरण की वजह से मुस्लिम मतदाता ने विपक्ष के जीतने वाले उम्मीदवार को ही एक मुश्त वोट देना हमेशा पसंद किया है। पांच राज्यों के चुनाव में एक से बढ़कर एक दिलचस्प बातें सामने आई हैं। एक से बढ़कर एक वायदे किए गए, नौकरी, कर्ज माफ़ी, अनाज, सिलेंडर, स्कूटी और न जाने क्या क्या मुफ्त देने का ऐलान हुआ। कहीं धर्म का कार्ड खेलने का पार्टी के अंदर से ही विरोध हुआ तो कहीं ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिशें हुई। कहीं एक जाति को लुभाने के लिए आरोपी को जमानत देने का आरोप लगा तो परिवारवाद से लेकर निजी तौर पर अपमानजनक शब्दों का ही भी बहुत इस्तेमाल हुआ।
इसी के साथ सबसे अहम बात ये रही कि बीजेपी ने इसी दौर के चुनाव में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के इरादों का भी खुलकर संकेत दे दिया। क्या ये समझा जाए कि आने वाले चुनाव में अब जो मसले हैं वो बदल जाएंगे? देखना ज़रूरी है, इसलिए आपके लिए एक रिपोर्ट। दुष्यंत कुमार कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा, हर एक घर के लिए चिराग मयस्सर नहीं, पूरे शहर के लिए। लेकिन चुनावी चिराग घिसते ही सभी सियासी दल अलादीन के जिन की तरह खड़े हो गए हैं। भोली जनता भौचक है, सब पूछ रहे हैं क्या हुक्म मेरे आका, हम हर हसरत पूरी करने को तैयार हैं। सबके मेनू में लड़कों के लिए मोबाइल लैपटॉप और लड़कियों की स्कूटी शुमार है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। ये समाजवादी पार्टी ने उस समय अनाउंस किया था जिस समय चुनाव नहीं थे। अगर एक साल कोरोना नहीं चलता तो शायद मैं उससे पहले बांट देता, और अगर परीक्षा हुई होती इस बार तो भी विचार कर ले। ये लास्ट टू लास्ट ईयर के जो बच्चे टॉपर्स थे उनके लिए मैंने लैपटॉप इसलिए बांटा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए चुनाव में हम जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कोई मुफ्त बिजली पानी देने की बात कर रहा है, तो कोई पेंशन बढ़ाने का वादा कर रहा है, तो कोई राशन फ्री देने, कोई मोबाइल फ्री देने के वादे कर रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और आम आदमी पार्टी के बीच वादों को लेकर होड़ लग गई है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। कहा जा रहा है कि चन्नी ने तो विदेश में सेट कराने तक का वादा कर डाला, तो गोवा के एक उम्मीदवार ने फ्री में फ्लैट देने तक का वादा किया है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा देने के भी बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। कोई महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की बात कर रहा है, तो कोई 2,000। यूपी में किसी के घोषणा पत्र में फर्क नहीं समझ आ रहा। अगर इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी की जा सकती थी तो अब तक रोटी और लंगोटी की लड़ाई लड़ रही जनता को इनसे महरूम क्यों रखा गया? हर कोई कर्ज माफी और रोजगार देने की बात कर रहा है। कांग्रेस 20 लाख नौकरी देने की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव आईटी सेक्टर में 22 लाख का वादा कर रहे हैं। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इलेक्शन के सीजन में हर चीज फ्री में बट रही है, एक के साथ एक फ्री। चारों तरफ स्टॉक क्लियरेंस की सेल लगी हुई है। लूट लो की आवाजें सुनाई पड़ रही है। इसके साथ ही सियासत के दुकानदारों के बीच तू मैं भी सुनाई पड़ती है। हर कोई एक दूसरे की गर्मी निकालने पर आमादा है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद।
क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। ये सियासी गुफ्तगू बढ़ रही है इस कदर कि आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी है। वोटों के इस व्यापार में जुबान बेकाबू हो चुकी है। सियासत की तहजीब के पैमाने तोड़ दिए जाते हैं। बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? आंदोलन जीवी के बाद परिवारवादी, दंगावादी, अफवाहवादी जैसी नई नई गालियां गढ़ी जा रही है। गर्मी इस कदर बढ़ती है कि छापों और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। यूपी में अखिलेश के करीबियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुनावी मौसम में ही लपेट लिया, तो पंजाब में चन्नी के रिश्तेदारों को धर लिया गया। कानून के भी दो चेहरे सामने आ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि विरोधियों को धरा जा रहा है तो अपने छुड़ाए जा रहे हैं। CAA, NRC प्रदर्शन से लेकर कई मामलों में चुस्त सरकारी वकील सियासत के हिसाब से सुस्त होना जानता है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवार भटकते हैं तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से। इसी बीच जी भर के हिंदू मुसलमान भी किया जा रहा है, लेकिन माली मार से परेशान आवाम के खून में उबाल नहीं आ रहा है, क्योंकि अब राम मंदिर बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है। बंटवारे की सियासत के लिए कुछ नया चाहिए, लिहाजा सियासत ने हिजाब उतार दिया और कर्नाटक से शुरू कर देश के हर हिस्से में विरोध तेज हो गया। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान कर यूपी उत्तराखंड में फिरका परस्ती का जिन जगाया जा रहा है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों, होगा। दिलचस्प बात यह है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यहाँ बीजेपी हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करती है, वहीं उत्तर भारत में समान नागरिक संहिता की बात करती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की वाणी में सरस्वती जी वास करती है। उन्होंने वोटों के इस व्यापार को 2 लाइन में उजागर करके रख दिया है। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो इन 2 चरणों के चुनाव में एक बात तो साफ उभर कर सामने आई, और वो ये कि जहां राजनीतिक दल कुर्सी पाने के लिए लोकतंत्र को माहौल बनाकर वोटों का व्यापार करते रहे, वहीं मतदाता ने अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान किया। जाति और धर्म का कारोबार कामयाब होता नजर नहीं आया, लेकिन सियासी दलों ने ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की। वहीं समान नागरिक संहिता पर अमल के संकेत देकर बीजेपी ने भावी राजनीति की दिशा तय कर दी है।
हिजाब को लेकर खड़ा किया गया विवाद इसी दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में घर में बेरोजगार बैठे युवा और घर चलाने के लिए जद्दोजहद करती महिलाओं के लिए इस लोकतंत्र में दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, जो उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास और बढ़ती महंगाई, मंदी, महामारी से उबारने में उन्हें मदद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के लिए एक बात कही जो कि सभी राजनीतिक दलों के लिए एकदम सही ही नजर आती है। उन्होंने कहा कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। तो वोटों का व्यापार एक बार फिर से सबके सामने है। वोट अब व्यापारियों के हाथ में जा चुका है। हमारा लोकतंत्र, जिसमें लोक के खिलाफ एक पूरा तंत्र है, जुमले, वादे, नारे, नफरत, वही जीत के मंत्र हैं। इस उम्मीद में कि हमारे जो वोटर्स हैं, हम और आप जैसे जो मतदाता हैं, वो अपने वोटों की कीमत समझेंगे। व्यापारी चाहे कितना भी बहलाए, कितना भी फुसलाए, ये हमारे हाथ में है कि हम अपने वोट की कीमत इतनी रखें कि हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें, हम अपने लोकतंत्र के ऊंचाई को बचा कर रख सकें। इसी गुजारिश के साथ कि आप अपना मत हमेशा सोच समझकर, बिना किसी लालच और बिना किसी भय के देश हित में करेंगे। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।